नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार की ढाका विधानसभा सीट से करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। ये दावा द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में सामने आया। 2 शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई। एक शिकायत बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से, दूसरी शिकायत बीजेपी के बिहार मुख्यालय के लेटर हेड पर। इन शिकायतों में दावा किया गया कि इतने लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके नाम हटाए जाएं। ये संख्या ढाका सीट के कुल मतदाताओं का करीब 40% है। इसके बाद चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने शिकायतें ली, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी, तब पता चलेगा कि नाम हटे या नहीं। इस बीच कई मुस्लिम नागरिक डरे हुए हैं कि कुछ को तो पता भी नहीं है कि उनका नाम हटाने की मांग की गई है। वहीं विधायक पवन जायसवाल ने इस खुलासे पर जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरजेडी ने 40,000 हिंदू वोटों का नाम हटाने की मांग की थी, लेकिन वो उसके सबूत नहीं दिखा सके। हालांकि ढाका नेपाल सीमा से लगा इलाका है। यहाँ 2020 में बीजेपी ने आरजेडी को करीब 10,000 वोटों से हराया था। इतने बड़े पैमाने पर वोटर हटाने से चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई पंचायतों के मुस्लिम परिवारों को पता चला है कि उनका और उनके परिजनों का नाम गैर नागरिक बताकर हटाने की मांग की गई है। बहुत से लोग चिंता में हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन कर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है ताकि सहयोगी दलों को जगह दी जा सके। सूत्रों के अनुसार आरजेडी अब लगभग 130 सीटों पर लड़ेगी, जो 2020 के मुकाबले 14 कम है। कांग्रेस करीब 58 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो पिछली बार से 12 कम है। सीपीआईएमएल को पिछली बार के मजबूत प्रदर्शन के चलते 8 सीटें और मिल सकती हैं। इसके अलावा बाकी दलों में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 14 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट को 2 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें, सीपीआईएम को 4 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अंतिम फैसला सीट दर सीट चर्चा के बाद होगा। एक आरजेडी नेता के अनुसार पार्टी नहीं बल्कि हर सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बीजेपी प्रवक्ता प्रिंतु महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई हत्या की धमकी का विरोध किया। टीवी चैनल न्यूज 18 केरला पर हुई बहस में प्रिंतु महादेव ने कहा था, राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने इसे योजनाबद्ध और गंभीर हत्या की धमकी बताया। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि ऐसे बयान सिर्फ राहुल गांधी की जान के लिए खतरा ही नहीं बल्कि संविधान और कानून की सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सीआरपीएफ जो राहुल गांधी की सुरक्षा में है, पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर कई खतरे की जानकारी दे चुका है। एक खत लीक भी हो गया था जो सुरक्षा की गंभीर चिंताओं को और बढ़ाता है। वेणुगोपाल ने अमित शाह से पूछा कि क्या उनकी पार्टी हत्या और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देती है और ये स्पष्ट करने को कहा कि भारत में हिंसा और धमकी को बढ़ावा देने वाली राजनीति का समर्थन सरकार करती है या नहीं। कांग्रेस ने कहा, यह घटना भारत की सार्वजनिक राजनीति के लिए बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विनर मेडल तक नहीं लिया। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा ने ही व्यक्तिगत ट्रॉफियां ली, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं। प्रेजेंटर साइमन डल ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जानकारी दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज
रात पुरस्कार नहीं लेगी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के एशिया कप का खिताब जीतने का जश्न मनाते हुए फोटो खिंचवाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भारत की जीत के बाद टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल नहीं दिए गए, जो खेल भावना की पूरी तरह खिलाफ है। बता दें, रविवार को दुबई में भारत ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीता, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम को ना तो मेडल मिले और ना ही ट्रॉफी। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही मंच पर जाकर जीत का सेलिब्रेशन किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा। सैकिया ने बताया कि भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि वो ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से नहीं लेगा। भारत चाहता था कि यूएई बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दें, लेकिन नकवी ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी तो नकवी मंच छोड़कर चले गए और ट्रॉफी व मेडल अपने साथ ले गए। सैकिया ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ बताया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत इस मामले को नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में उठाएगा और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। सैकिया ने कहा कि ट्रॉफी और मेडल तुरंत भारत को लौटाने चाहिए। बीसीसीआई का कहना है कि भारत किसी भी ऐसे प्रतिनिधि से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो दुश्मन देश की सरकार का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉफी और मेडल उठाकर ले जाया जाए। भारत अब इस पूरे मामले पर आईसीसी में सख्त विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। एशिया का फाइनल मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश में जश्न का माहौल है। इस मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी ना मिले। उन्होंने कहा कि मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है। मैच के बाद जब पीटीआई ने सूर्य कुमार यादव से सवाल किया कि 7 मैच जीतने के बाद ट्रॉफी से वंचित रह जाने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और फॉलो करना शुरू किया है, तब से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। मेरा मतलब है वो भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी से। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से मिल गया। ये टूर्नामेंट जीत कड़ी मेहनत से हासिल की गई थी। उन्होंने ये कहा कि मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में बैठी हैं, मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी, पूरा सपोर्ट स्टाफ, यही असली ट्रॉफियां हैं। भारत को एशिया कप 2025 का खिताब दिलाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा वो टूर्नामेंट के अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना को दान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य ने कहा कि मैं अपने सभी मैच फीस भारतीय आर्मी को दान कर रहा हूं, लेकिन इसे विवादास्पद मानेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये सही कदम है। पीएम मोदी ने एशिया कप के भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे खिलाड़ियों को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि शानदार जीत, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने एक बार फिर विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े दावे किए। इसमें उन्होंने दावा किया कि टूर्नामेंट के शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भारत ने उनसे हाथ मिलाया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस खिलाड़ी ने उनके साथ हैंडशेक किया। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि इस टूर्नामेंट में जो हुआ है वो काफी निराश करने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे हैं तो हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब हम टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। उनका कहना है कि रेफरी की मीटिंग में भी हैंडशेक किया गया था। सलमान आगा ने कहा कि लेकिन जब आप दुनिया के सामने आते हैं तो नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें जो निर्देश दिए गए हैं वही वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में जो चीजें शुरू हुई हैं मुझे नहीं पता ये कहां जाकर रुकेंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान कप्तान ने कहा कि हम पूरी टीम अपनी मैच फीस उन लोगों को डोनेट कर रहे हैं जो भारत के हमले में प्रभावित आम नागरिक और बच्चे हैं। लद्दाख में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुला समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के हमले के अधीन हैं। लद्दाखियों ने अपनी आवाज की मांग की तो भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हत्या बंद करो,
हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठी अनुसूची दो। गांधी ने मांग की कि केंद्र सरकार फौरन बातचीत शुरू करे और लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई झड़पों में मारे गए 2 युवकों का अंतिम संस्कार रविवार को लेह में किया गया। प्रशासन ने सिर्फ नजदीकी परिजनों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। क्षेत्र में लगातार 5वें दिन कर्फ्यू लगा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाकी 2 मृतकों का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन झड़पों में अब तक 4 लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ये विरोध राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर किया जा रहा था। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लोगों में और भी गुस्सा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का असर भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने ऊर्जा मामलों में बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय आत्मसम्मान दिखाया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद लावरोव ने मीडिया से कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। लावरोव ने कहा कि भारत अमेरिका या भारत के किसी और देश से संबंधों के उतार चढ़ाव को हम भारत रूस रिश्तों के पैमाने की तरह नहीं देखते। बता दें, सर्गेई लावरोव जल्द ही दिसंबर में होने वाले भारत रूस वार्षिक सम्मेलन से पहले भारत दौरे पर आ सकते हैं। अमेरिका में काम कर रही भारतीय इंजीनियर अमृता तमनम अपनी छुट्टियों पर भारत आई हुई थी। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा धारकों के लिए $1 लाख की फीस का ऐलान कर दिया। खबर सुनते ही वो तुरंत अमेरिका लौटने की तैयारी में लग गई। इस अफरा तफरी के बीच एक और मुश्किल खड़ी हो गई। अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी और नस्ली नफरत फैलाने वाले ट्रोल्स ने उड़ानों की बुकिंग रोकने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम शुरू कर दी, जिसे उन्होंने नाम दिया क्लॉग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट जाम करो। इन ट्रोल्स ने 4chan वेबसाइट पर लोगों से कहा कि भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स में टिकट बुकिंग शुरू करो, लेकिन भुगतान मत करो ताकि सिस्टम ब्लॉक हो जाए और असली यात्रियों की बुकिंग रुक जाए। इसका असर ये हुआ कि अमृता जैसे कई भारतीय प्रोफेशनल्स को टिकट मिलने में दिक्कत हुई। कई बड़े अमेरिकी कंपनियों ने भी विदेश में मौजूद अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी। बाद में व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये फीस एक बार की है और मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी, लेकिन तब तक लोग घबराहट में बुकिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.